हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स, और झारखंड करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस सेशन में देखेंगे। इस सेशन में करीब 40 से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ बहुत जल्द आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। 3 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, रांची या बेंगलुरु? झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आइए इस संबंध में और थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया 3 सितंबर 2024 को, और यह उद्घाटन किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और यह स्थित है कनॉट प्लेस के बांग्ला साहेब रोड पे, और अत्याधुनिक सुविधाओं से यह लैस भी है। वहीं इसका भूमि पूजन बता दें कि 18 जनवरी 2016 को किया गया था। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, इन दोनों के द्वारा ही भूमि पूजन किया गया था 18 जनवरी 2016 को। वहीं झारखंड भवन की बात करें तो झारखंड भवन ग्राउंड प्लस 7 मंजिला है। लगभग 100 करोड़ रुपए इस पर लागत आया है। जो मुख्य एरिया जिस पे बिल्डिंग बनाया गया है वो 2850 वर्ग मीटर में है। आपको बता दें कि इस भवन में वीवीआईपीज़ के लिए विशेष कमरे बनाए गए हैं, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव के लिए अलग से स्वीट्स भी बनाए गए हैं। झारखंड भवन का निर्माण प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में आयोजित जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने साइकिलिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया, जापान, रूस, चीन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप, जिसमें झारखंड की सरिता कुमारी, जो कि एक प्रसिद्ध साइकिलिस्ट है, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इनके बारे में भी आप जान लीजिए। बता दें कि जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था वो बीजिंग में किया गया था, और इसी में झारखंड की सरिता ने साइकिलिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और यह आयोजन किया गया था 21 से 25 अगस्त 2024 के दौरान चीन के बीजिंग में। झारखंड की सरिता कुमारी, जो कि लोहरदगा की है, और बोकारो के नारायण महतो, जो कि दोनों साइकिलिस्ट हैं झारखंड के, दोनों ने ही जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सेदारी ली थी। वहीं सरिता कुमारी के बारे में बता दें कि झारखंड की प्रसिद्ध साइकिलिस्ट है, लोहरदगा की रहने वाली है, और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ एशियन साइकिलिंग कंपटीशन में भी वह पदक जीत चुकी है। वहीं साइकिलिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड में एसोसिएशन है, उसकी बात कर ले तो झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट मधुकांत पाठक हैं, और जनरल सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र पाठक। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और यह प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध भोजनालय स्थापित किया गया है? गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार या पलामू? इस प्रश्न का उत्तर है कोडरमा। कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनाया गया है, यानी गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है, और यह स्थापित किया गया है कोडरमा में, यानी बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। आपको बता दें कि गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय की स्थापना की गई है कोडरमा में, और तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित दवा डाइक्लोफेनाक के कारण गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हुई है, और डिक्लोफेनाक पशुओं को दी जाने वाली एक दवा है, जिसके मरने के बाद गिद्ध जो उसके मांस को खाते हैं, जिससे उन पर असर हुआ था, और इसके इस्तेमाल से कोडरमा में यह पक्षी लगभग गायब हो गए थे। आपको बता दें कि 2 दशक से गायब होने के बाद इस इलाके में गिद्ध पिछले कुछ साल से फिर
दिखने लगे हैं और 2019 के पूर्व एक भी गिद्ध यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब दर्जनों की संख्या में ये गिद्ध यहाँ नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि गिद्ध को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए झारखंड वन विभाग ने हजारीबाग के केंद्र से 100 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई है। 2014 में झारखंड वन विभाग ने मूटा क्षेत्र में अपना एकमात्र गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया था। इसके अलावा इस संबंध में आपको बता दें कि गिद्ध जो है ये इसकी झारखंड में 6 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस, जिप्स हिमालयंस, इजिप्शियन, साइबेरियन और रेड हेडेड गिद्ध है। इनमें से 4 प्रजातियां जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस, जिप्स हिमालयंस और इजिप्शियन गिद्ध कोडरमा में देखे गए हैं पिछले कुछ दिनों में। और पूरे दुनिया में 23 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भारत में 9 प्रजातियां और झारखंड में 6 प्रजातियां गिद्धों की पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें बता दें कि विश्व का पहला गिद्ध भोजनालय बनाया गया था 1966 में दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पहला गिद्ध भोजनालय 2015 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में फणसद वन्यजीव अभयारण्य में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है झारखंड की आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में किस पद पर नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या कार्यकारी अध्यक्ष? दोस्तों, आशा लकड़ा जो कि रांची की मेयर रह चुकी है, उसे सदस्य बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में। आपको बता दें कि आशा लकड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST का सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं आशा लकड़ा के बारे में बता दें कि वो आशा लकड़ा मूल रूप से गुमला जिले की रहने वाली है और BJP की राष्ट्रीय मंत्री और रांची की पूर्व मेयर भी रह चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनजाति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका गठन किया गया था 2004 में, और यह एक संवैधानिक संस्था है। अनुसूचित जनजाति के अधिकार सुरक्षा एवं साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए इसे स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के जो सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके अलावा इनके पोजीशन की बात करें तो अध्यक्ष का पद जो है केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है, जबकि सदस्य की भूमिका केंद्र सरकार के सचिव के रूप में होती है। चलिए दोस्तों, अब एक और प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न है झारखंड भवन दिल्ली में लगाए और सजाए गए सोहराई पेंटिंग के चित्रकार धनंजय कुमार किस राज्य से संबंध रखते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? आपको बता दें कि प्रसिद्ध चित्रकार धनंजय कुमार झारखंड के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने दिल्ली में स्थापित झारखंड भवन में सोहराई पेंटिंग के कई चित्र बनाए हैं, जिससे पूरे झारखंड भवन को सजाया गया है। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड भवन को जो सजाया है वो धनंजय कुमार के द्वारा सजाया गया है, और ये डोरंडा रांची के चित्रकार हैं धनंजय कुमार, और इनकी सोहराई पेंटिंग से सजाया गया है पूरे झारखंड भवन को। और परिसर के अंदर 200 से ज़्यादा सोहराई पेंटिंग, जबकि परिसर के बाहरी दीवार पर लगभग 3100 स्क्वायर फीट में एक भव्य सोहराई पेंटिंग लगाया गया है, और यह सब धनंजय कुमार के द्वारा बनाया गया है, धनंजय कुमार और टीम के द्वारा। यह पेंटिंग अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी इमारत पर यह आज तक की सबसे बड़ी और ऊंचाई पर बनी पेंटिंग है। 110 फीट ऊंचाई में बनी यह पेंटिंग 70 × 44 फीट बड़ी है। वहीं धनंजय कुमार के बारे में बता दें कि पिछले 23 वर्षों से वे कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट चला रहे हैं। इससे पहले भी उनकी पेंटिंग झारखंड हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजकीय म्यूजियम आदि में लगी हुई है। इसके अलावा अब तक 130 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को वो प्रशिक्षण भी दिया करते हैं। 20 सितंबर 2024 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है?
9%, 12%, 16% या 19%। दोस्तों बता दें कि राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में जो बढ़ोतरी की गई है वह 16% की गई है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस संबंध में आपको बता दें कि 20 सितंबर 2024 को झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। जो राज्य कर्मी हैं इनके महंगाई भत्ता में 16% की वृद्धि की गई है, यानी अब तक जो महंगाई भत्ता 427% हुआ करता था वो 443% हो गया है। वहीं राज्य के अधीन कार्यरत जो पेंशनर है यानी पेंशन भोगी जो लोग हैं उनकी जो महंगाई भत्ता है उनका भी बढ़ा दिया गया है 9%। 2030 से 230% से 239% कर दिया गया है जो पेंशनर है झारखंड सरकार के अधीन। वहीं बता दें कि ये जो महंगाई भत्ता है ये जो प्रभावी होगा ये 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी हो गया है। वहीं जलसहिया को स्मार्टफोन देने की भी बात की गई है, मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जो कार्य करने वाली जलसहिया हैं उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है, जिसके तहत जो जलसहिया हैं उन्हें 12-12 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में लगभग 30,000 जलसहिया कार्यरत है, 29,604। इसके अलावा कृषि से संबंधित भी है एक प्रस्ताव जिसे पास किया गया जो खरीफ किसानों से जुड़ा हुआ है। इन्हें बोनस देने की बात की गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने खरीफ किसानों को भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित मिनिमम जो प्राइस है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके अलावा 100 रुपये अलग से झारखंड सरकार बोनस देगी प्रति क्विंटल। आपको बता दें कि किसानों से प्रति क्विंटल साधारण धान की खरीद के लिए 2,300 रुपये, जबकि ग्रेड ए के धान के लिए 2,300 रुपये एमएसपी निर्धारित है। इसके अलावा झारखंड सरकार बोनस के रूप में अब 100 रुपये और देगी। इसकी ही मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों से कुल 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य भी इस बार निर्धारित किया है। वहीं किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ रुपए झारखंड खर्च करेगी। वहीं कैबिनेट सचिव की बात करें दोस्तों, जो कि कैबिनेट का चूँकि डिसीजन है और कैबिनेट के डिसीजन को कैबिनेट सचिव के द्वारा ही किसी के माध्यम से लाया गया था, इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव वंदना तादेल है। और कैबिनेट सचिव जो होता है किसी भी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किस पंचायत में किया गया? ऑप्शन ए कीताड़ी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी कुरपनिया बोकारो, ऑप्शन सी कपिलो पंचायत गिरिडीह या ऑप्शन डी कोकदोरो पंचायत रांची। जो दोस्तों सिकल सेल एनीमिया जो है यानी रक्त अल्पता की बीमारी है जो कि एनीमिया जिसे कहते हैं, इसका शुभारंभ रांची से किया गया और इसे शुरू किया गया था कोकदोरा पंचायत से। झारखंड में इस अभियान की शुरुआत की गई है। रांची के कांके प्रखंड के एक पंचायत है जिसका नाम है कोकदोरो। यहीं से हेल्थ वेलनेस सेंटर से इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 5% ऐसी आबादी है जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। वहीं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यानी जनजातीय आबादी है झारखंड में, उसमें लगभग 12% लोग इस सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा झारखंड देश के उन 17 राज्यों में है जहां सिकल सेल से पीड़ित लोगों की संख्या आनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा बताई गई है। वहीं हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई थी नेशनल फैमिली हेल्थ से सर्वे जो 5वीं रिपोर्ट थी, उसमें यह भी बताया गया कि 6 महीने से 59 महीने तक के जो बच्चे हैं उनमें जो पीड़ित हैं एनीमिया से वे 67.5% हैं। वहीं इसके अलावा 15 से 49 साल के जो
व्यक्ति हैं, युवा हैं, उनमें 65.3% महिलाएं खासकर वो एनीमिक हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं 56.8% वे भी एनीमिक हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो शुभारंभ किया गया है, झारखंड से भी शुरू किया गया, पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया गया था। उसी दिन इस अभियान का शुभारंभ रांची के कांके प्रखंड के कोकदोरो पंचायत से भी किया गया, हेल्थ वेलनेस सेंटर से। उस समय स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता भी वहां उपस्थित थे। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बता दें कि ये एक रक्त अल्पता की बीमारी है और खून की कमी हो जाती है इसमें, और ये एक घातक बीमारी है। और सिकल सेल एक आनुवंशिक रक्त रोग है जो मरीज को पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। सिकल सेल से पीड़ित लड़के लड़की की अगर शादी होती है तो जन्म लेने वाले बच्चे में भी इससे संबंधित जटिलता दिखाई देती है। वहीं वर्ल्ड सिकल डे इसके लिए मनाया जाता है। सिकल सेल डे 19 जून 2024 को इस वर्ष मनाया गया और इसका जो उद्देश्य होता है जो इससे बीमार जो लोग हैं यानी सिकल सेल से उनकी पहचान करना। नेक्स्ट प्रश्न है JSAC यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की वर्तमान निदेशक कौन है? अरवा राजकमल, आर रोनिता, सुमन कैथरीन क्रिस्टोपा या अमिताभ कौशल? वर्तमान में JSAC यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो निदेशक हैं वो है सुश्री आर रोनिता, जो कि एक IAS अधिकारी भी है। आइए इस संबंध में भी जान लेते हैं। बता दें कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2003 में की गई थी और सूचना विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है और एक प्रमुख रिमोट सेंसिंग सेंटर है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग गतिविधियां राज्य के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है और रिमोट सेंसिंग के द्वारा कई सारे कार्य झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भूविज्ञान, वाटरशेड, खान और खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधन, शहरी नियोजन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। और जो भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से डेटा उपलब्ध होता है, चाहे वो कृषि के संबंध में हो, पर्यावरण के संबंध में हो या फिर वानिकी के संबंध में, या किसी भी तरह का डेटा उपलब्ध कराती है झारखंड सरकार को, और झारखंड सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में इस आधार पर सफल होती है। आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग जो है, जो पूरा एरिया है, भौतिक एरिया या कह सकते हैं जो भौतिक विशेषताएं हैं किसी भी क्षेत्र का, उसको पता लगाने में और उसके निगरानी करने में काफ़ी सहायक होता है और उसे निगरानी करने और पता लगाने की एक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है रिमोट सेंसिंग को। वहीं वर्तमान में डायरेक्टर की बात करें JSAC की यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की, तो वर्तमान में सुश्री आर रोनिता जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी है, वो निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं JSAC के। झारखंड में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए किस जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है? खूंटी, रांची, धनबाद या चतरा? इसका सही उत्तर है दोस्तों खूंटी। खूंटी से इसकी शुरुआत की गई है। खूंटी में जो बंजर भूमि है वहाँ पे कुछ एरिया में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कैक्टस लगाया गया है और जिसके सहारे जो बंजर भूमि है उसे हरा भरा बनाने का प्रयास शुरू किया गया है झारखंड में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए दोस्तों इस संबंध में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में बंजर भूमि यानी बैरन लैंड को हरा भरा करने के लिए कांटा रहित कैक्टस की खेती की पहल की गई है और इसके तहत खूंटी जिले के 157 हेक्टेयर भूमि पे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें इसका जो उद्देश्य है, जो केंद्र द्वारा प्रायोजित है, भूमि का सतत विकास करना है, यानी बैरन लैंड को पूरी तरह से समाप्त कर उपजाऊ भूमि बनाना है और कांटा रहित कैक्टस की खेती से बंजर भूमि को नया
जीवन मिल सकेगा। कैक्टस से कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकेंगे और किसानों से इससे आय भी होगा। आपको बता दें कि कैक्टस 20-25 वर्षों तक लगातार रहता है और पानी की भी आवश्यकता काफ़ी कम होती है कैक्टस को। इसके अलावा आपको बता दें झारखंड में वर्तमान में लगभग 68% भूमि ऐसी है जो बंजर भूमि के तौर पर देखी जाती है। झारखंड के किस जिले में पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है? गुमला, रांची, हजारीबाग या पलामू? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रांची। इस संबंध में भी आपको बता दें कि रांची में पुरी की तर्ज पर ही जगन्नाथ कॉरिडोर के निर्माण की पहल शुरू की गई है और रांची के जगन्नाथ मंदिर को भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने, साथ ही उस स्थान पर योग केंद्र की स्थापना करने और पार्क बनाने को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इसकी पहल की है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए CCL के CSR मद से यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मद से कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है CCL को, यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को। आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में दोस्तों बता दें कि जो कि रांची में स्थित है, रांची के धुर्वा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इसकी स्थापना जो है नागवंशी राजा ठाकुर नाथ शाहदेव के द्वारा 1691 ईस्वी में किया गया था और 85 से 90 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। और प्रभु जगन्नाथ का मंदिर झारखंड के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और साथ में ही एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है यह जगन्नाथ मंदिर। और नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित यह मंदिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नायकों की प्रमुख गतिविधियों का भी केंद्र रहा था और यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर को सौंदर्यीकरण और साथ ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा कॉरिडोर बनाने का पहल शुरू की गई है रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा। झारखंड के रवि प्रकाश को किस देश में वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? USA, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या जापान? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका में रवि प्रकाश, जो कि प्रसिद्ध पत्रकार हैं, कैंसर पीड़ित हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस संबंध में आपको बता दें कि रवि प्रकाश पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें यह सम्मान 7 सितंबर 2024 को अमेरिका के सैन डिएगो शहर में दिया गया, जहां पर वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 में कुल 10 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से एक झारखंड के रवि प्रकाश है। आपको बता दें कि वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पत्रकार रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2024 में भारत से इस पुरस्कार को पाने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे, बाकी 9 दूसरे देशों के थे। आपको बता दें कि झारखंड की पारंपरिक बंडी पहनकर वो सरना धर्म कोड की वकालत करते हुए उन्होंने अवार्ड को हासिल किया था, ताकि पूरी दुनिया को सरना धर्म कोड के बारे में बता सके। आपको बता दें कि रवि प्रकाश पिछले 4 सालों से लंग कैंसर के लास्ट स्टेज के मरीज हैं, यानी चौथे स्टेज के मरीज हैं। वहीं दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में भी आपको बता दें कि यह क्या है पुरस्कार और किसे दिया जाता है, यानी पुरस्कार है पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड। लंग कैंसर पर काम करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था है द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर और प्रति वर्ष यह संस्था विश्व के उन चुनिंदा लोगों को चुनती है और उन्हें पुरस्कृत करती है जो अपने अपने देश में मरीज की आवाज़ बन चुके हैं। और ये भी बता दें कि रवि प्रकाश इस वर्ष पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद लंग कैंसर के मरीज हैं और वो एडवोकेट करता रहते हैं मरीजों की आवाज़ को पूरे दुनिया में अलग अलग माध्यमों से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को और यह प्रश्न है रांची में आयोजित पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो 2024 का थीम क्या था? ऑप्शन ए थिंक अबाउट योर आर्म्ड फोर्सेस,
ऑप्शन बी नो वर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस, ऑप्शन सी नो योर आर्म्ड फोर्सेस, अथवा ऑप्शन डी नो योर इंडियन एयर फोर्स। इसका सही उत्तर है नो योर आर्म्ड फोर्सेस, यानी भारतीय सेना के तीनों यानी इंडियन एयर फोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के बारे में इस एक्सपो में लोगों को जानकारी दी गई है, इंडियन आर्मी और डिफेंस के बारे में। आइए, यानी ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। आपको बता दें कि जो ये एक्सपो था, डिफेंस एक्सपो, इसका जो थीम था इस वर्ष 2024 का वह था नो योर आर्म्ड फोर्सेस। और रांची के मोराबादी मैदान में सशक्त सेना समर्थ भारत नाम से 3 दिवसीय आयोजन किया गया था इसका, और इसका आयोजन 6 से 8 सितंबर 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2024 संपन्न हो गया है और भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड की ओर से देश की सबसे बड़ी यह रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और पूर्वी भारत का यह पहला डिफेंस एक्सपो था। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा किया गया। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे। वहीं इसके अगर उद्देश्य की बात करें आयोजन की, तो भारतीय सेना यानी थल सेना, वायुसेना व नौसेना से आम लोगों को परिचित कराना इस डिफेंस एक्सपो 2024 का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, पतरातू लेक रिजॉर्ट किस जिले में स्थित है जहां एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी बोकारो, अथवा ऑप्शन डी गिरिडीह। दोस्तों बता दें पतरातू लेक रिजॉर्ट रामगढ़ में है और यह एडवेंचर फेस्टिवल भी पतरातू लेक में ही आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन 7 से 9 सितंबर 2024 के दौरान किया गया और यह लेक रिजॉर्ट पतरातू प्रखंड में, रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में ही है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने ग्रीन प्रोजेक्ट स्कीम के तहत पतरातू डैम को पतरातू लेक रिजॉर्ट के रूप में पिछले 1-2 वर्ष पहले इसको विकसित किया था और GTDC द्वारा यह आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अंजलि यादव भी उपस्थित थी। वहीं आपको बता दें कि GTDC जो झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसकी वर्तमान में डायरेक्टर अंजलि यादव है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में पर्यटन मंत्री की अगर बात करें तो श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, जो कि पर्यटन मंत्री हैं, और साथ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन तो है ही, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग भी देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के DGP को किस ऐप को तैयार करने व साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है? शक्ति, त्रिनयन, सुरक्षा या प्रतिबिंब? दोस्तों झारखंड के DGP के द्वारा, वर्तमान में जो DGP हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब ऐप निर्मित किया गया था, जिसे लॉन्च गया था कुछ दिनों पहले, और इस माध्यम से साइबर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और दूसरे राज्य भी इसे फॉलो कर रहे हैं इस ऐप को। इस कारण गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है झारखंड के DGP को। आपको बता दें कि जो नवनियुक्त वर्तमान में झारखंड के DGP हैं अनुराग गुप्ता, और साथ में साइंटिस्ट गुंजन कुमार को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया। और प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अनुराग गुप्ता को, जो कि झारखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए CID DG अनुराग गुप्ता ने प्रतिबिंब ऐप तैयार कराया था। पहले वो CID के DG थे, अब उन्हें DGP बना दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में इस ऐप की सुविधा दूसरे राज्यों की पुलिस को भी दी जा रही है और दूसरे राज्यों को भी इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी है? 15,000 रुपये प्रतिमाह, 14,000 रुपये प्रतिमाह, 13,000 रुपये प्रतिमाह या 10,000 रुपये प्रतिमाह?
आपको बता दें कि अब जो 65 वर्ष से अधिक अधिवक्ता है उनकी प्रति माह जो पेंशन राशि उसे दुगना कर दिया गया है। अब तक 7,000 रुपये दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 65 वर्ष और उससे अधिक दोस्तों आपको बता दें कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर अब 14,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो 9 नामांकित अधिवक्ता हैं, न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स, उनके लिए भी हर महीने 5,000 रुपये भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी दी गई है ताकि नव नियुक्त जो अधिवक्ता हैं वो अपने शुरुआती दिनों में पेशे से जुड़े रहें और वो डिमोटिवेट न हो। यही उद्देश्य था इसे मंजूरी देने का। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5,000 राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के सभी नए जो वकील हैं, जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, उन्हें 5 साल तक मासिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने में ताकत मिल सके। झारखंड के रवि प्रकाश किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है? पत्रकारिता, राजनीति, खेल या प्रशासन? दोस्तों रवि प्रकाश झारखंड के पत्रकार थे, यानी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे रवि प्रकाश, जिनका मुंबई में निधन हो गया है। आपको बता दें कि रवि प्रकाश का निधन हो गया है 20 सितंबर 2024 को मुंबई में। रवि प्रकाश लंबे समय से प्रभात खबर के साथ जुड़े रहे हैं और वे पत्रकार रहे हैं प्रभात खबर के। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में 7 सितंबर 2024 को वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और झारखंड भारत के वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि कुल 10 लोगों को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत से केवल एक नाम था और वो था रवि प्रकाश का। 7 सितंबर को ही उन्हें पुरस्कृत किया गया था इस पुरस्कार से सैन डिएगो में, जो कि अमेरिका में स्थित है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 4 वर्षों से वो लास्ट स्टेज के कैंसर यानी 4th स्टेज के लंग कैंसर से पीड़ित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही? आशा लकड़ा, डॉक्टर आशा रानी, रिया तिर्की या रितिका तिर्की? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों रितिका तिर्की। ये पहली महिला आदिवासी बन गई है जो लोको पायलट बनी है वंदे भारत चलाने वाली, जो काफ़ी चर्चा में रही थी अभी हाल ही में वंदे भारत चलाने के कारण। इस संबंध में भी आपको बता दें कि मात्र 27 वर्ष की है रितिका तिर्की वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बन गई है। और टाटा पटना वंदे भारत ये चलाया गया था, जिसमें वो पायलट के तौर पर उपस्थित थी। बता दें कि टाटा पटना वंदे भारत का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। रितिका ने अपने स्कूल की पढ़ाई रांची से पूरी की है और उसके बाद बीआईटी मेसरा से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और बाद में उन्होंने रेलवे को अपने कैरियर के रूप में चुना और लोको पायलट के रूप में उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमसीसी का किस पार्टी में विलय हो गया है? यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति का। बीजेपी, जेडीयू, सीपीआई या आईएनसी? आपको बता दें कि एमसीसी का यानी जो विलय हुआ है वो सीपीआई में हो गया है, सीपीआई एमएल में हो गया है। इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि मार्क्सवादी चिंतक रहे और पूर्व सांसद रहे ए.के. रॉय की पार्टी थी एमसीसी, यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी एमसीसी मार्क्स जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसका सीपीआई एमएल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
मार्क्सिस्ट लेनिनवादी में विलय हो गया है। और धनबाद के गोल्फ मैदान में सितंबर माह में ही एक एकता रैली का आयोजन किया गया था, जहां पे इन दोनों ही पार्टी का एक साथ विलय हो गया है, यानी CPI-ML में विलय हो गया है MCC का। आपको बता दें कि दोनों पार्टी झारखंड आंदोलन के शुरुआत से अग्रणी कतार पर रही है और झारखंड आंदोलन में दोनों का भूमिका भी सराहनीय रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि CPI-ML के वर्तमान में एक MLA भी हैं झारखंड में, विनोद सिंह, जो कि बगोदर से वो विधायक हैं। वहीं MCC यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी मासस, जिसे हिंदी में मार्क्सवादी समन्वय समिति कहते हैं, इसकी स्थापना AK राय के द्वारा की गई थी और इन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1972 में MCC की स्थापना की थी। वो 3 बार धनबाद से सांसद भी रहे हैं AK राय, और साथ में 3 बार सिंदरी से वो विधायक भी रहे हैं। पार्टी के संस्थापक के साथ साथ प्रसिद्ध मार्क्सवादी वो चिंतक रहे हैं। बता दें कि झारखंड आंदोलन और साथ ही कोयला उद्योग राष्ट्रीयकरण के संघर्षों में MCC का बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 200 यूनिट माफ़ी के अलावा सभी शुल्क देय होगा। ऑप्शन बी, योजना की शुरुआत 27 अगस्त 2023 को की गई। झारखंड सरकार प्रतिमाह लगभग 450 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में JBVNL को उपलब्ध कराएगी, या उपरोक्त सभी। दोस्तों बता दें कि उपरोक्त सभी गलत है, यानी 200 यूनिट तो माफ़ी, 200 यूनिट तक तो माफ़ी होगा। इसके अलावा जो भी दूसरा शुल्क लिया जाता है, चाहे वो मीटर रेंट हो या फिर दूसरा जो भी शुल्क अटैच होता है, वो सारा ही माफ़ कर दिया जाएगा अगर 200 यूनिट से कम का बिल आता है तो। इसके अलावा 27 अगस्त 2023 नहीं बल्कि 2024 में इसे शुरू किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड सरकार प्रतिमाह 350 करोड़ रुपए की राशि JBVNL को उपलब्ध कराएगी इसके तहत, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 की शुरुआत कर दी गई है। शुरुआत 27 अगस्त 2024 को की गई और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर उपभोक्ता हैं उनके बिजली बिल को राहत दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 की शुरुआत 27 अगस्त को की गई और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर उपभोक्ता है आर्थिक रूप से, उन्हें बिजली बिल में राहत दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल भी इस योजना के तहत माफ़ किया जाएगा। यानी 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना हेतु झारखंड सरकार प्रतिमाह अब लगभग 350 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराएगी। और योजना जुलाई 2024 के बिलिंग मंथ से लागू किया गया है, यानी 31 अगस्त 2024 तक जिन उपभोक्ताओं के पास बकाया बिजली बिल है उन्हें पूर्ण रूप से योजना के तहत बिजली के सभी शुल्क भी माफ़ कर दिए जाएंगे जिनकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट से कम है। प्रश्न है दोस्तों, यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? अटल विचार मंच, झारखंड विचार मंच, अटल बिहारी मंच या अटल झारखंड दल? इसका सही उत्तर है अटल विचार मंच, यानी AVM के नाम से यशवंत सिन्हा ने एक नई पार्टी, राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है झारखंड में। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा हजारीबाग के पूर्व सांसद हैं और वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यशवंत सिन्हा, उन्होंने गठन किया है एक नई राजनीतिक पार्टी का जिसका नाम है अटल विचार मंच यानी AVM। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर सिंह के सरकार में वित्त मंत्री थे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी वो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं और हाल ही में वो इसलिए चर्चा में थे कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से विपक्षी राष्ट्रपति के ये उम्मीदवार थे। इन्होंने अब एक नए राजनीतिक दल की शुरुआत की है जिसका नाम AVM है, अटल विचार मंच। झारखंड के किस अभयारण्य में राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है?
ऑप्शन ए पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी दलमा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य अथवा ऑप्शन डी पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, झारखंड का 3D म्यूजियम, जो कि झारखंड का पहला 3D म्यूजियम है, इसे दलमा अभ्यारण्य में खोला गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है झारखंड के दलमा अभ्यारण्य में, और दलमा अभ्यारण्य के जंगल और जानवरों को पर्यटक अब 3D टेक्निक्स के माध्यम से भी देख सकेंगे। आपको बता दें कि मकुला कोचा में वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म स्कीम के तहत इस 3D म्यूजियम का निर्माण किया गया है, और झारखंड के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा 3D म्यूजियम अब तक नहीं बना है, अतः यह झारखंड का पहला 3D म्यूजियम होगा। आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आप जो पर्यटक हैं उन्हें 360 डिग्री में खुद को जंगल में होने का अनुभव कराएगा यह 3D म्यूजियम। इसके अलावा सफारी में घूमने का अनुभव भी बैठे बैठे हो सकेगा। आपको बता दें कि झारखंड का जो ये 3D म्यूजियम है गुजरात के गिर नेशनल म्यूजियम के तरह ही बनाया गया है, जहाँ गिर नेशनल पार्क में एक म्यूजियम तैयार किया गया है, उसी के आधार पे यहाँ पे भी वैसे ही म्यूजियम को तैयार किया गया है दलमा अभ्यारण्य में। आज का दूसरा प्रश्न है, एंजेल मरीना तिर्की को किस देश में ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया अथवा फिलीपींस। दोस्तों, एंजेल मरीना तिर्की को फिलीपींस में ऑनररी क्वीन 2024 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि एंजेल मरीना तिर्की को फिलीपींस में ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया है। फिलीपींस में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 का आयोजन किया गया, और इस आयोजन में इंटरनेशनल जूरी पैनल में एंजेल मरीना तिर्की को शामिल किया गया था। इस दौरान ही उन्हें ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि 2023 में क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का टाइटल एंजेल मरीना तिर्की जीत चुकी है, और इस वर्ष उसे इंटरनेशनल जूरी पैनल में रखा गया था क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 में। इसके अलावा आप जानते हैं एंजेल मरीना तिर्की के बारे में। दोस्तों, रांची नामकुम की रहने वाली है। मैट्रिक नामकुम से ही बिशप वेस्टकॉट स्कूल से की है। इसके अलावा इंटर सेंट जेवियर कॉलेज रांची से इन्होंने किया है। ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड से। 7 बार नेशनल ब्यूटी कंटेस्ट में उन्होंने भाग लिया और 7 बार वो स्टेट विनर भी रही है। 3 बार इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट में भी वो विनर रह चुकी है। इसके अलावा G20 कार्यक्रमों के दौरान मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, और हॉकी महिला टीम की मास्टर ऑफ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी एंजेल काम कर चुकी है। मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 का आयोजन जो दिल्ली में किया गया था, उसमें वो विनर रही थी। इसके अलावा मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट आइकन के रूप में भी वो विनर रही थी, जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था। क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 की विनर रही थी। इसका आयोजन फिलीपींस में किया गया था, राजधानी मनीला में। वहीं मेंबर ज्यूरी पैनल की थी वो मिस यूनिवर्स इंडिया झारखंड 2024, जो हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसका आयोजन झारखंड में ही किया गया है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल में शामिल की गई थी क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2024 में, जिन्हें उन्हें सम्मानित भी किया गया है अभी हाल ही में। इसका आयोजन भी मनीला फिलीपींस में ही किया गया था। यह था दोस्तों एंजेल मरीना तिर्की के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 का पद्मश्री पाने वाली चामी मुर्मू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी खेल अथवा ऑप्शन डी पर्यावरण। दोस्तों, चामी मुर्मू को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2024 में। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 25 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें पद्मश्री का पुरस्कार झारखंड के चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को दिया गया था।
और ये जब घोषणा की गई थी उस समय कुल 132 लोगों को पुरस्कृत किया गया है 2024 में पद्म पुरस्कारों से, जिसमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड की चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो जो कि आर्चरी कोच है, चामी मुर्मू जो कि पर्यावरणविद है, इन दोनों को पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चामी मुर्मू के बारे में। ये झारखंड की एक प्रमुख पर्यावरणविद है और सरायकेला खरसावां की रहने वाली है। 1988 से पर्यावरण एवं महिलाओं को सशक्त करने का वह काम कर रही है और चामी मुर्मू सरायकेला की सहयोगी के नाम से अपने क्षेत्र में काफ़ी विख्यात है। नारी शक्ति, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वर्ष 2019 में नारी शक्ति और 2000 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र के अलावा दर्जनों पुरस्कार से वह सम्मानित की जा चुकी है। यानी 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार उन्हें दिया गया और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था चामी मुर्मू को वर्ष 2000 में। वहीं पूर्णिमा महतो के बारे में दोस्तों बात करें कि तो वो एक तीरंदाजी कोच है, जमशेदपुर की रहने वाली है और तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा महतो के बारे में बता दें कि वो रजत पदक जीत चुकी है 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में। वह राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। 2008 और 12 में ओलंपिक खेलों के दौरान वह भारतीय तीरंदाजी टीम की कोच भी रह चुकी है। उसके अलावा 2013 में उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और झारखंड की पहली महिला है जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि एक कोच को दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया था पूर्णिमा महतो को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस राज्य में शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की कार्रवाई आरंभ की गई है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी रामगढ़। दोस्तों शिबू सोरेन के नाम से ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की गई है और यह गिरिडीह में खुलने जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि झारखंड में शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ ही कुल 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी झारखंड सरकार की है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारखंड के गिरिडीह में बनाया जा रहा है। इसके लिए 27 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में जैमिनीकांत महतो यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। इसके अलावा आरवीएस यूनिवर्सिटी भी जमशेदपुर में बनाया जाएगा। एनपी यूनिवर्सिटी बोकारो में, सत्यनारायण केजरीवाल यूनिवर्सिटी रांची में, राजेंद्र यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में, एमबीएनएस यूनिवर्सिटी सरायकेला खरसावां में, मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी धनबाद में, केके यूनिवर्सिटी धनबाद में, पेमिया ऋषिकेश यूनिवर्सिटी ये दोस्तों ये भी बोकारो में बनाया जाएगा चंदन कियारी में। इसके अलावा पलास यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाना है जो कि प्राइवेट सेक्टर का होगा बोकारो में। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कुल बनाए जाएंगे 12। शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी सहित कुल 12 प्राइवेट सेक्टर में इस यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है झारखंड सरकार और इसकी कार्रवाई शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के अथर्व बख्शी इन दिनों क्यों चर्चा में है? ऑप्शन ए सुपरस्टार सिंगर 3 चैंपियन बना है, ऑप्शन बी बिग बॉस का चैंपियन बना है, ऑप्शन सी केबीसी में शामिल हो गया है इसलिए वो चर्चा में है, अथवा झारखंड के स्पोर्ट्स एम्बेसडर के रूप में उसका चयन किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है सुपरस्टार सिंगर 3 चैंपियन बना है अथर्व बख्शी जो कि 12 वर्ष का है। आपको बता दें कि हजारीबाग का है अथर्व बख्शी, मात्र 12 वर्ष उम्र है। सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगिंग 3 का हाल ही में चैंपियनशिप हुआ था जिसमें वो चैंपियन घोषित किया गया है। उसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है अथर्व बख्शी को और ये झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। आपको बता दें कि 4 अगस्त 2024 को यह चैंपियनशिप आयोजित किया गया था यानी सुपरस्टार सिंगर 3 जिसमें ग्रैंड फिनाले का आयोजन 4 अगस्त को किया गया था जिसमें वह विजेता रहा है।
और सुपर जज के रूप में नेहा कक्कड़ ने उनकी तुलना की है सिंगर अरिजीत सिंह से। इसके अलावा कई बड़े संगीतकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत, विद्या बालन जो कि एक एक्ट्रेस है, इसके अलावा अरिजीत सिंह जैसे लोग उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार सिंगर 3 के 2 विनर चुने गए थे, झारखंड का अथर्व और आविर्भव जो कि केरल का रहने वाला है। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्यू स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना अथवा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मान योजना। दोस्तों, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई 24 जुलाई 2024 में, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बहन बेटी मई को स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन को मंजूरी दी गई और अब यह योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में विधायक स्टीफन मरांडी को 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति भी इस कैबिनेट की मीटिंग में दी गई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत मंत्रियों को 60,000 रुपये तक का मोबाइल हैंडसेट दिया जाएगा और इन्हें रिचार्ज करने के लिए हर माह 3,000 रुपये की सुविधा दी जाएगी और यही लाभ सीनियर IAS अधिकारियों के लिए भी की गई है। और आज का दूसरा प्रश्न है, द्वितीय झारखंड स्टेट गतका चैंपियनशिप में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन रहा? पलामू, बोकारो, धनबाद अथवा रांची। दोस्तों, द्वितीय झारखंड स्टेट गतका चैंपियन में धनबाद ओवरऑल चैंपियन रहा है। आपको बता दें कि द्वितीय झारखंड स्टेट गतका चैंपियनशिप का आयोजन 20-21 जुलाई 2024 को धनबाद में किया गया। द्वितीय झारखंड गतका चैंपियनशिप में धनबाद ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः बोकारो और पलामू जिला रहा है और 16 जिलों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसमें जो सफल रहे हैं वे 23 सितंबर से पंजाब के संगरूर में आयोजित हो रहे 8वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड का। वहीं आपको बता दें दोस्तों, गतका एक खेल है जो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच खेला जाता है। दोनों के हाथ में लाठी जैसी एक लाठी होती है और यह लड़ने की एक शैली होती है जिसमें लकड़ी की छड़ियों का उपयोग तलवारों की नकल करने के लिए किया जाता है और ऐसा सिख गुरुओं के युद्ध काल के दौरान सिख योद्धाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए बुनियादी तकनीकों के रूप में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी, जिसे अब खेल का रूप दे दिया गया है और जिसे अब गतका खेल कहते हैं। इसका राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी आयोजित किया जाता है और राजकीय भी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत हावड़ा मुंबई मेल हादसे की शिकार हुई, जिसमें झारखंड सरकार ने भी अपने तरफ से मुआवजा यानी कंपनसेशन की घोषणा की है? रांची, आद्रा, खड़गपुर या चक्रधरपुर। दोस्तों, यह जो घटना हुई है ये चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत हुई है। आपको बता दें कि हावड़ा मुंबई मेल 12,810 जिसका नंबर था, हादसे की शिकार हुई और झारखंड सरकार ने अपनी ओर से कंपनसेशन यानी मुआवजा देने की घोषणा की है जो मृतक हैं या जो घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी कंपनसेशन के तौर पर और जो घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और ये राशि झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाला बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे हुआ है और ये स्टेशन झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है।
आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है और 1-1 लाख रुपए उन्हें दिया जाएगा जो घायल हैं। इस रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल थे। और एक प्रश्न देख लेते हैं, सोलरेटिव टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को झारखंड में किस क्षेत्र के विकास के लिए 230 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल हुआ है? ऑप्शन ए विद्युतीकरण, ऑप्शन बी सड़क सुधार, ऑप्शन सी पार्कों का सुंदरीकरण अथवा ऑप्शन डी वनीकरण। इसका उत्तर है दोस्तों विद्युतीकरण। विद्युतीकरण के लिए यह टेंडर हासिल हुआ है सोलरेटिव टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को। आपको बता दें कि यह एक कंपनी है सोलरेटिव टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन के विकास के लिए 230 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल हुआ है। और इस टेंडर के तहत झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए ट्रांसमिशन लाइन को विकसित करना है और झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन के ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी इस टेंडर के द्वारा सोलरेटिव टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आपको बता दें कि विभिन्न सेक्टर जैसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे आने वाले समय में काफ़ी लाभ होगा। आपको बता दें कि सोलरेटिव टेक्नो इंडस्ट्रीज़ को इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी उसे व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड जामताड़ा के डोना भट्टाचार्य को किस नृत्य शैली के प्रति समर्पण, सांस्कृतिक संरक्षण और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल आइकन अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी छऊ अथवा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। दोस्तों जामताड़ा की डोना भट्टाचार्य को भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि डोना भट्टाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वो जामताड़ा झारखंड की रहने वाली है और इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अवार्ड भरतनाट्यम के प्रति समर्पण, सांस्कृतिक संरक्षण और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए डोना भट्टाचार्य को दिया गया। आपको बता दें कि वो 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है और 6 वर्ष की उम्र से वो भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत सीख रही है। MYICF कर्नाटक संगीत और नृत्य शास्त्रीय प्रतियोगिता मलेशिया में भी तीसरा स्थान 2023 में डोना भट्टाचार्य को मिला था। इसके अलावा एर्नाकुलम केरल में दूसरे बाल दिवस समारोह 2017 में सर्वश्रेष्ठ नर्तक का पुरस्कार वो जीत चुकी है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार वह पिछले वर्षों में जीत चुकी है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ या करंट अफेयर्स के साथ। तो जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। धन्यवाद दोस्तों।